19 फरवरी 1630 पुणे के पास शिवनेरी का वो पहाड़ी किला। हाँ। जानते हैं, इतिहास में कुछ तारीखें वो सिर्फ कैलेंडर पर एक दिन नहीं होती, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक पूरे नए युग की शुरुआत होती हैं। और आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि एक पहेली सुलझाने की कोशिश करेंगे। पहेली ये है कि एक जागीरदार का बेटा, जिसके पास न कोई बहुत बड़ी सेना थी, न कोई शाही खजाना, आखिर कैसे 17वीं सदी की 3 सबसे बड़ी ताकतों मुगल सल्तनत, आदिल शाही और निजाम शाही के बीच से एक संप्रभु साम्राज्य खड़ा कर पाए। और इसी पहेली को और गहरा बनाता है उस समय का माहौल। दक्कन का पठार उस वक्त एक राजनीतिक अखाड़े जैसा था। हर तरफ अस्थिरता। बिल्कुल। उत्तर में औरंगजेब के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य पूरी ताकत से फैल रहा था। दक्षिण में बीजापुर की आदिल शाही, अहमदनगर की निजाम शाही, ये सदियों से हुकूमत कर रही थी। ऐसे में किसी स्थानीय सरदार के लिए तो अपनी जमीन बचाए रखना ही बहुत बड़ी बात थी। एक नया आजाद राज्य बनाने की सोचना तो लगभग नामुमकिन था। हाँ, चुनौती सिर्फ सैन्य नहीं थी, बल्कि राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों थी। बिल्कुल। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। वो कौन सी नींव थी जिस पर ये सब खड़ा हुआ? वो कौन सी रणनीतियां थीं जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया? और आखिर में एक योद्धा कैसे एक ऐसा दूरदर्शी शासक बना? चलिए, इस सफर की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हर महान कहानी की शुरुआत होती है, बचपन और परवरिश से। कहते हैं कि एक माँ 100 शिक्षकों के बराबर होती है ना? हाँ, बिल्कुल। और छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में तो ये बात मतलब अक्षरशः सच थी। उनकी माँ राजमाता जीजाऊ। वो सिर्फ माँ नहीं थी, वो पहली गुरु थी, उनकी प्रेरणा थी। और वो जो कहानियां सुनाती थी रामायण महाभारत की, मुझे लगता है वो सिर्फ रात को सुलाने के लिए सुनाई जाने वाली कहानियां नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका एक बहुत गहरा मकसद था। वो कहानियां मनोरंजन के लिए नहीं, चरित्र निर्माण के लिए थी। अच्छा। राजमाता जीजाऊ उन कहानियों के जरिए छत्रपति शिवाजी महाराज के मन में न्याय और अन्याय की समझ पैदा कर रही थी। वो उन्हें बता रही थी कि एक आदर्श राजा कैसा होता है, जिसका पहला कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना है, धर्म की रक्षा करना है। तो ये एक तरह की नैतिक शिक्षा थी। नैतिक और राजनीतिक दोनों। और यहीं से स्वराज्य का बीज उनके मन में पड़ा। ये स्वराज्य शब्द, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग इसका मतलब सिर्फ अपना राज या आजादी समझ लेते हैं, पर इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा था। बहुत ज्यादा गहरा। उस समय के संदर्भ में समझिए, आम जनता सुल्तानों और बादशाहों के शासन से त्रस्त थी। लगातार लड़ाइयां, भारी करों का बोझ, किसान पिस रहे थे। स्वराज्य का मतलब सिर्फ शासक बदलना नहीं था, बल्कि शासन की पूरी व्यवस्था बदलना था। मतलब एक ऐसा राज जो स्थानीय लोगों का हो। बिल्कुल। जहां कानून का राज हो, जहां किसी के साथ अन्याय न हो, और जहां हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो, सम्मान से जी सके। ये एक क्रांतिकारी विचार था। कैसे का रास्ता दिखाया। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रशासन की बारीकियां सिखाई, हिसाब किताब, जमीन का लगान तय करना, ये सब। और युद्ध कला भी। हाँ, युद्ध कला, घुड़सवारी, तलवारबाजी, इन सब में माहिर बनाया। लेकिन सबसे जरूरी चीज जो उन्होंने सिखाई, वो थी सह्याद्री के पहाड़ों की समझ। अच्छा। उन्होंने सिखाया कि ये पहाड़ सिर्फ पत्थर और जंगल नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है, हमारा सबसे मजबूत किला है। और ये ज्ञान आगे चलकर उनकी हर रणनीति का आधार बना। तो एक तरफ एक बड़ा सपना, हाँ। और दूसरी तरफ उसे पूरा करने का हुनर। लेकिन एक सपने को हकीकत में बदलने के लिए पहला कदम उठाना, वो सबसे मुश्किल होता है। और वो कदम उन्होंने उठाया महज 16 साल की उम्र में। साल था 1646 और किला था तोरना। ये घटना इतनी खास क्यों मानी जाती है? देखिए, तोड़ना पर कब्जा सैन्य नजरिए से शायद बहुत बड़ी जीत ना हो, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से ये एक धमाके जैसा था। एक ऐलान था। हाँ, एक ऐलान था। 16 साल के एक लड़के ने बीजापुर की आदिल शाही को सीधे सीधे चुनौती दे दी थी। ये स्वराज्य की दिशा में उठाया गया पहला ठोस कदम था। इसने दक्कन की सल्तनतों को यह संदेश दिया कि अब उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक नई शक्ति का उदय हो रहा है। और इस आत्मविश्वास के पीछे थी एक बहुत ही अनूठी युद्ध नीति, गनीमी कावा। हाँ, जिसे हम गुरिल्ला युद्ध भी कहते हैं। हाँ। ये पारंपरिक युद्ध से कितना अलग था? इसे ऐसे समझिए कि मुगल या आदिलशाही सेना एक भारी भरकम हाथी थी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना मधुमक्खियों का झुंड। वाह।
हाथी अपनी ताकत के बावजूद उस झुंड को कुचल नहीं सकता। वो हर तरफ से हमला करते, डंक मारते और सह्याद्री के पहाड़ों और जंगलों में गायब हो जाते। क्या करो? दुश्मन को सोचने का मौका मत दो और फिर अपने इलाके के चप्पे चप्पे की जानकारी का इस्तेमाल करके सुरक्षित निकल जाओ। इसी रणनीति और साहस का शायद सबसे बड़ा इम्तिहान हुआ 1659 में प्रतापगढ़ की घटना, जब उनका सामना हुआ अफजल खान से। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, इसमें बहुत ज्यादा मनोवैज्ञानिक दबाव भी शामिल था। बिल्कुल। अफजल खान सिर्फ एक सेनापति नहीं था, वो एक आतंक का प्रतीक था। वो एक विशाल सेना लेकर आया था और उसका मकसद सिर्फ जीतना नहीं था, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज को अपमानित करके खत्म करना था। हाँ, लेकिन यही छत्रपति शिवाजी महाराज की रणनीतिक प्रतिभा देखने को मिलती है। उन्होंने लड़ाई का मैदान खुद चुना, प्रतापगढ़ का घना जंगल, जहां अफजल खान की बड़ी तोपें और घुड़सवार सेना बेकार थीं। मशहूर कर दिया। और जाहिर है अब दिल्ली में बैठे मुगल बादशाह औरंगजेब का ध्यान भी उनकी तरफ गया होगा। हाँ, और यहीं से संघर्ष का एक नया और ज्यादा बड़ा अध्याय शुरू हुआ। औरंगजेब ने उन्हें नियंत्रित करने के लिए अपने सबसे काबिल सेनापतियों को भेजा। इसी सिलसिले में 1666 में एक संधि के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा पहुंचे, मुगल दरबार में। लेकिन वहां उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे, और धोखे से उन्हें नजरबंद कर दिया गया। हाँ, उन्हें और उनके बेटे को। औरंगजेब को लगा कि उसने शेर को पिंजरे में कैद कर लिया है। लेकिन वो शेर ज्यादा दिन पिंजरे में नहीं रहा। आगरा से उनके भाग निकलने की कहानी तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। ये कहानी उनकी असाधारण सोच और संकट में भी शांत रहने की क्षमता का सबसे बड़ा सबूत है। जब सारे रास्ते बंद लग रहे थे, तब उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। फलों और मिठाइयों की टोकरियों में छिपकर। हाँ, और फिर सैकड़ों मील दूर दुश्मनों से भरे इलाके से होते हुए सुरक्षित वापस महाराष्ट्र पहुंचना, यह सिर्फ एक साहसी कारनामा नहीं था, इसने उनकी छवि को एक महानायक का दर्जा दे दिया। लोगों को यकीन हो गया कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। इसे कोई नहीं हरा सकता। तो अब तक हमने उनके एक योद्धा और बेजोड़ रणनीतिकार के रूप को देखा, लेकिन लड़ाई जीतना एक बात है और एक सफल राज्य चलाना बिल्कुल दूसरी। सही कहा आपने। एक शासक के तौर पर छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे थे, यहाँ से उनकी कहानी एक नया मोड़ लेती है। और ये मोड़ आता है 6 जून 1674 को, जब रायगढ़ किले में उनका राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, है ना? नहीं, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक बयान था। सदियों की गुलामी के बाद दक्कन में एक संप्रभु हिंदू साम्राज्य की औपचारिक स्थापना हुई थी। छत्रपति का मतलब था प्रजा का रक्षक, एक ऐसा शासक जो किसी बादशाह या सुल्तान के अधीन नहीं, बल्कि सीधे अपनी जनता के प्रति जवाबदेह है। बिल्कुल। राज्याभिषेक के बाद उन्होंने जो प्रशासनिक ढांचा बनाया, अष्टप्रधान मंडल, वो उस समय के हिसाब से कितना आधुनिक था। देखिए, ये उस दौर के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। ये सिर्फ 8 मंत्रियों की एक सूची नहीं थी, ये सत्ता के विकेंद्रीकरण की एक साहसी कोशिश थी। मतलब जहां बादशाह का कहा ही कानून होता था। हाँ, उस दौर में छत्रपति शिवाजी महाराज ने विशेषज्ञों पर आधारित एक प्रणाली बनाई। प्रधानमंत्री यानी पेशवा, वित्त मंत्री यानी अमात्य, विदेश मंत्री, हर विभाग एक काबिल मंत्री के हाथ में था। सीधे छत्रपति को जवाब देता था। हाँ, ये दिखाता है कि वो एक व्यक्ति के शासन से ज्यादा एक व्यवस्था, एक सिस्टम बनाने में विश्वास रखते थे, जो उनके बाद भी चलती रहे। ये तो हुई ऊपर की व्यवस्था, लेकिन इस सिस्टम का फायदा आम आदमी, खासकर किसानों तक कैसे पहुंचता था? छत्रपति शिवाजी महाराज इस बात को समझते थे। इसीलिए उनकी राजस्व प्रणाली का मुख्य उद्देश्य बिचौलियों का शोषण खत्म करना था। जमींदारों और देशमुखों का? हाँ, जमीन को बाकायदा नापा जाता था, उसकी उपज के हिसाब से कर तय होता था, जो सीधे राज्य के अधिकारी वसूलते थे। इससे किसानों को भरोसा होता था। और मुश्किल समय में, जैसे अकाल या सूखा, कर माफ भी कर दिए जाते थे। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था का एक शुरुआती रूप था, जहां राजा का सीधा संबंध अपनी प्रजा से था। एक बात मुझे हमेशा हैरान करती है, उस जमाने में जब सब जमीन के लिए लड़ रहे थे, किसी को समुद्र की ताकत का अंदाजा कैसे हुआ? उनकी नौसेना बनाने के पीछे क्या सोच थी? ये उनकी दूरदर्शिता का सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने ये समझ लिया था कि भारत को असली खतरा जमीन से नहीं बल्कि समुद्र से है। पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, हाँ, ये सब व्यापार के बहाने भारत के तटीय इलाकों पर कब्जा कर रहे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जानते थे कि अगर कोंकण तट को सुरक्षित रखना है और व्यापार पर अपना नियंत्रण रखना है, तो एक अपनी शक्तिशाली नौसेना बनानी ही होगी।
उन्होंने सिर्फ जहाज नहीं बनवाए, बल्कि सिंधुदुर्ग और विजयदुर्ग जैसे अभेद्य समुद्री किले भी बनवाए। सिंधुदुर्ग के बारे में कहा जाता है कि उसकी बनावट में भी एक खास रणनीति छिपी थी। बिल्कुल। सिंधुदुर्ग को इस तरह से बनाया गया था कि उसका मुख्य दरवाजा समुद्र से दिखाई ही ना दे। अच्छा। दुश्मन के जहाज जब पास आते तो उन्हें लगता कि ये तो एक अभेद्य दीवार है और वे धोखा खा जाते। ये सिर्फ ईंट पत्थर का निर्माण नहीं था, ये नेवल इंजीनियरिंग और सैन्य रणनीति का एक बेहतरीन नमूना था। मतलब वो जानते थे कि जिसकी समुद्र पर पकड़ होगी, भविष्य उसी का होगा। बिल्कुल। शासन चलाने में सिर्फ नीतियां नहीं, नैतिक सिद्धांत भी बहुत मायने रखते हैं। उनके शासन में महिलाओं की सुरक्षा और धार्मिक सहिष्णुता को लेकर क्या नियम थे? उनके शासन के ये 2 सुनहरे सिद्धांत थे। उनके राज्य में किसी भी महिला, यहाँ तक कि दुश्मन पक्ष की महिलाओं के साथ भी किसी भी तरह का दुर्व्यवहार एक अक्षम्य अपराध था, जिसकी सजा मौत तक हो सकती थी। हाँ। और जहाँ तक धार्मिक सहिष्णुता की बात है, उनकी लड़ाई मुगल शासन की नीतियों के खिलाफ थी, इस्लाम धर्म के खिलाफ नहीं। उनके तोपखाने के कई प्रमुख अधिकारी तो मुसलमान थे। बिल्कुल। उन्होंने मस्जिदों और दरगाहों को भी उतनी ही सुरक्षा और दान दिया जितना मंदिरों को। उनका लक्ष्य एक राजनीतिक व्यवस्था बदलना था, किसी धर्म पर हमला करना नहीं। तो जब हम इन सभी चीजों को एक साथ देखते हैं, राजमाता जीजाऊ से मिला विजन, गनीमी कावा जैसी अनूठी रणनीति, अष्टप्रधान मंडल जैसा प्रशासनिक ढांचा और एक दूरदर्शी नौसेना, तो उनकी विरासत की एक पूरी तस्वीर सामने आती है। आप इसे चंद शब्दों में कैसे बयां करेंगे? उनकी विरासत ये है कि वो सिर्फ एक विजेता नहीं थे, वो एक राष्ट्र निर्माता थे। उन्होंने लोगों को सिर्फ लड़ना नहीं सिखाया, बल्कि एक आजाद और न्यायपूर्ण राज्य में रहना भी सिखाया। उन्होंने बहादुरी को बुद्धि के साथ जोड़ा, ताकत को जिम्मेदारी के साथ और सैन्य जीत को सुशासन के साथ। उनका जीवन ये सिखाता है कि एक सच्चा नेता वो नहीं जो सिर्फ लड़ाइयां जीतता है, बल्कि वो है जो अपने लोगों के भविष्य के लिए एक मजबूत और न्यायपूर्ण नींव तैयार करता है। ये एक बेहतरीन सारांश है और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। हमने देखा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्थानीय हितों की रक्षा और एक न्यायपूर्ण शासन पर कितना ध्यान केंद्रित किया। ये सोचने वाली बात है कि 17वीं सदी के स्वराज्य के ये सिद्धांत, यानी लोगों के कल्याण पर केंद्रित एक स्वशासन, आज के आधुनिक दौर में नेतृत्व और प्रशासन की हमारी समझ के लिए कितने मायने रख सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही किताबों व विचारों के लिए किताब सार को सब्सक्राइब करें। आप सभी को छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती की शुभकामनाएं।